अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? आज हमने डायबिटीज खत्म करना है इंशाल्लाह, और फिर हमारा जो है वीकेंड ऑफ है, सैटरडे संडे। और नेक्स्ट हमने गेस्ट्रो चैप्टर स्टार्ट करना है। अच्छा, हम लोग थे 11th एमसीक्यू पे। पेज नंबर 687 है आपके साथ, इधर भी खुला हुआ है और दूसरा ये बुक्स में आपकी शो हो रहा है। एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन इंसुलिन ट्रीटमेंट इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज अलोंग विद इंसुलिन। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज का ना ट्रीटमेंट आपके पास वैसे ऐसे कोई मेडिकली भी नहीं होता, आपने इंसुलिन ही देनी होती है। एक जगह इसका एमसीक्यू आता है कि इंसुलिन के अलावा ट्रीटमेंट क्या है, और एक जगह आता है इनहेलेशन में भी एक आता है ऑप्शन ना। तो वो आगे कोई एमसीक्यू आएगा इस तरह का। तो इसमें आपके पास प्रेमलिनटाइड है जो कि नेचुरली अकरिंग बीटा सेल पेप्टाइड एमाइलिन है, और ये यूज फॉर एडल्ट्स है। और इसमें जो है ना, इट रिड्यूसेस HbA1c 0.3% व्हेन यूज्ड अलोंग विद इंसुलिन। तो इसमें आपने यूज करना होता है। टाइप 1 डायबिटीज में आप डायरेक्ट क्या किसी मेडिकेशन पर डाल सकते हो पेशेंट को? फोन क्या टाइप 1 नहीं मैडम, डायबिटीज? डायरेक्ट में नहीं दे सकते हैं, इंसुलिन देना होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो फिर हमारे पास जो है वो जो पेशेंट है लाइक टाइप 1 वाला डीके में जाता है, टाइप 2 वाला डीके में क्यों जाता है? वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन कम हो जाता है इस वजह से, और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए टाइप 2 वाला कभी भी जो है ना वो अर्ली डीके के साथ नहीं आएगा। अच्छा, कौन सी जी। ऐसी डायबिटीज है जो कि यंग एज में हो रही है लेकिन उसमें आपने ट्रीटमेंट मेडिकली करना है? कल भी हमने पढ़ा था उसे। मोडी। मोडी। मोडी, वेरी गुड। मोडी की कितनी टाइप्स हैं, कोई बता सकता है? 5 टाइप्स हैं। सही है, कौन सी 5 कॉमनेस्ट टाइप्स है? हैं। मोडी 3। बिल्कुल। अच्छा, इसका ना एक टेबल होता है बना हुआ जिसमें उसने साथ में ना एक आप मोडी की टाइप्स लिख के सर्च करोगे गूगल पे, इमेजेस में जाओगे, वहां पे एक टेबल होगा जिसमें वो एंजाइम, उसमें हम इसके एंजाइम्स का नाम भी बताएंगे कि कौन से डेफिशिएंट हुए हुए हैं। और बाकी तो ये पोलीजेनिक होती है ना, जो आपके पास टाइप 1 है। मोडी ऐसी है जो कि मोनोजेनिक है, डायरेक्ट एक ही एंजाइम का मसला आ रहा होता है। और इसमें आपके पास जो है ना वो नेम्स जिस जिस पे इफेक्ट होगा वो आपके पास दिए हुए होते हैं। इसका एमसीक्यू आ जाता होता है कि कौन सी मोडी की टाइप में कौन सा मसला आ रहा होगा किस उसमें। और इसमें जो है ना मोडी 4 और 5 किसी में एक स्टोन्स का भी इशू होता है। तो ये आप टेबुलर फॉर्म में सर्च इसमें कर लोगे। जी। ठीक। मोडी मोडी की टाइप्स। हनीफ। जी, मोडी हनीफ 1 HNF 1 अल्फा में वो सल्फोनाइलूरिया रिस्पॉन्स करता है। हम्म। और हम्म। कुछ ऐसी है जो कि डाइट से भी हो जाती है खाली मोडी की ना, तो वो टेबुलर फॉर्म में सारा कुछ लिखा जी होता है। तो मोडी की टाइप्स जी आपने जी। जरूर देख लेनी है एक बार। जी मेरे अच्छा, ख्याल से वो और लाडा जो टाइप है, लाडा टाइप 1 डायबिटीज की बहन है जो कि 25 के बाद हो रही है। ठीक है, तो जी इसलिए जी। 12 एमसीक्यू हमारे ला, पास है। लाडा का क्या बोला मैडम आपने? लाडा में इंसुलिन देना देनी होती है। बिल्कुल, लाडा आपके पास टाइप 1 की बहन है एक तरह से, जो कि 25 ईयर्स के बाद हो रही है। वैसे तो टाइप 1 डायबिटीज हमारे पास अर्ली एज में है ना, तो निशानी इसकी ऐसे जी बनाते हैं कि मोडी जो है टाइप 2 डायबिटीज की बहन है। लाइक उसके फीचर्स बिल्कुल टाइप 2 जैसे होते हैं, ओबीस पेशेंट हो गया, और सारा इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट होती है मोडी में। लेकिन वो 25 ईयर से पहले प्रेजेंट कर जाती है और मेडिकली ट्रीट करते हो आप। लेकिन जो लाडा होती है वो टाइप 1 डायबिटीज की बहन होती है, एक तरह से 1.5 डायबिटीज भी उसको बोलते हैं, जो कि ऑटो इम्यून उसमें के पीछे मैकेनिज्म होता है, होती है वो 25 ईयर्स की बाद। ठीक है। अच्छा, जी उसके मैडम। अलावा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 52 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक पेशेंट हैज एंट्रोसेप्टिव वॉल स्टैमिंग 4 वीक्स अगो। अच्छा, एंट्रोसेप्टिव वॉल में कौन सा वेसल इन्वॉल्व होगा? इंटरसेप्टल कौन सा? लेफ्ट एंटीडी लेफ्ट सर। कोरोनरी, लेफ्ट एलएडी। कोरोनरी आर्टरी। एलएडी होगा। एलईडी। अच्छा, और हमारे पास लेटरल वॉल में? लेफ्ट 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 सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स और राइट कोरोन। अच्छा, इंफीरियर वॉल में? राइट राइट कोरोनरी। कोरोन। पोस्टीरियर डिसेंडिंग, पोस्टीरियर वॉल में? पॉजिटिव में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसकी ब्रांच ब्रांच होती है? वो मोस्टली राइट कोरोनरी की ब्रांच है। ठीक है। कुछ जगह इसकी परसेंटेज कैसे लिखी हुई है, ये एक कंट्रोवर्शियल हमने कहा था कि अगर डायरेक्ट आ जाता है तो इसमें हमारी कंट्रोवर्सी सॉल्व हो जाती है, हमने पीडीए सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं होता तो फिर हम आरसीए प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। जी मैडम। ठीक हो गया।
अच्छा 12 MCQ हमारे पास है कि 52 years old patient diabetic with intraceptable MI है 4 weeks ago which was treated with PCI. Metformin 1 gram BD ले रहा था और HbA1c 2 weeks ago was 7.1%. Bilbert should be the next best step. आपको पता है अब तो रिकमेंडेशन में आ भी गया कि जो SGL2 है वो टॉप मोस्ट उसमें फर्स्ट लाइन हार्ट के उसमें अगर एक बार हो जाता है ना पेशेंट को हार्ट फेलियर अगर हुआ है तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में चाहे पेशेंट डायबिटिक या नॉन डायबिटिक आपने ऐड करना है डेपाग्लिफ्लोजिन ना। अच्छा डेपाग्लिफ्लोजिन किन पेशेंट्स में नहीं देना होता? डेपाग्लिफ्लोजिन जिसमें कोई इन्फेक्शन हो उनको नहीं देना है। कौन सा इन्फेक्शन हो? यूटीआई। UTI रिकरेंट यूटीआईज अगर पेशेंट को हो रहे हैं ना तो आपने जो है ना डेपाग्लिफ्लोजिन नहीं देना क्योंकि डिहाइड्रेशन कराता है। ठीक है। और ये शुगर को रिलीज कराता होता है यूरिन के थ्रू। तो कहते हैं बैक्टीरिया लव्स शुगर। ये एक लेमैन की भी होते हैं ना मीठे पे गंदी चीजें आती हैं। तो वो फिर वो इस तरह जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ ज्यादा होता है यूरिन में। तो इसके साथ जो है ना आपने नहीं देना होता। लाइक रिकरेंट यूटीआईज होना शुरू हो जाए तो फिर आप नहीं देते। और दूसरा ये कि इसके साथ अगर पेशेंट को गैंग्रीन डेवलप हो गया, मेरे अपने फादर को हुआ था, तो वो डेपा पहले ले रहे थे लेकिन जब हुआ तो हमने स्टॉप करी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने उनकी। क्योंकि जो है ना थ्रेशोल्ड फॉर वेट गैंग्रीन कन्वर्जन ज्यादा बढ़ा देती है क्योंकि उधर से हर बॉडी के हर पार्ट से शुगर ज्यादा रिलीज करा रही होती है। तो वेट गैंग्रीन कन्वर्ट कराने का होता है। ठीक है। एक तो डिहाइड्रेशन हो गया और तीसरा इसका जो कॉमनली एमसीक्यू पास मेडिसिन में कोई बताएगा? हम्म। कॉर्नियस गैंग्रीन का यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस। यूग्लाइसेमिक वेरी गुड। ठीक है। हमेशा जब भी इसका सिनेरियो आया आपके पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपने जरूर सोचना है क्योंकि इसके साथ नॉर्मोग्लाइसीमिया मतलब इसके साथ आपके पास कीटोएसिडोसिस हो सकता है। Excuse me. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो इसमें आपने यहाँ पे जो बात हो रही है ना स्पेसिफिकली हार्ट पेशेंट की बात हो रही है। ठीक है। जो आप लोग कह रहे हैं ना HbA1c 7.5 से ऊपर हो, बिल्कुल 7.5 से ऊपर हो तो सेकंड ड्रग ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हार्ट की बात हो गई है। हमें ये एमसीक्यू आया था एग्जाम में जिसमें आपके पास SGL2 दिए हुए होते हैं, GLP-1 भी आपके पास प्रेफरेबल होते हैं लेकिन आप एज कम्पेयर टू GLP-1 SGL2 आर मोर प्रेफरेबल। ये दोनों इनका मोर्टेलिटी बेनिफिट आ गया आपके पास हार्ट के पेशेंट में। एक बार मैं अभी आपको यही बता रही हूँ कि चाहे पेशेंट डायबिटिक है चाहे नहीं है फिर भी डेपा का रोल आ गया उसमें। तो यहाँ पे ये बात स्पेसिफिकली हार्ट रिलेटेड कर रहे हैं। हमें अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 32 years old women is diagnosed with gestational diabetes after having being administered with OGTT during the 28th week of gestation. She has not been able to reduce or control her glucose readings with lifestyle interventions alone, and her obstetrician has referred this patient on further management. What will you recommend as a treatment for her? अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि हमने ओजीटीटी कराना कब कब था। कल पढ़ा था हमने इंडिकेशन था अपने पास मेडिसिन में भी पढ़ी होंगी सारी। कौन बताएगा? ओजीटीटी के इंडिकेशंस मैडम? प्रेगनेंसी में क्या क्या इंडिकेशन था? प्रेगनेंसी में डायग्नोज करने के लिए इसको यूज कर सकते प्रीवियस इसमें अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज हो या प्रीवियस बेबी ओवरवेट था 4 पॉइंट ग्रेटर देन 4.5 केजी का और वेरी गुड। और रिस्क Family फैक्टर्स क्या क्या जैसे थे? डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हों तो आपने किस पे कराना है? आपने किस वीक पे कराना है? और अगर प्रीवियसली है तो बुकिंग पे भी करा लेना, लाइक फर्स्ट विजिट पे भी करा लेना। लेकिन अगर आपके पास रिस्क फैक्टर है तो आपने 24 to 28 मतलब बल्कि 14 to 16 वीक्स का भी कुछ अब आया है। तो पास मेडिसिन में आपने किया होगा, जरूर किया होगा। आपके पास सबके पास आपके लॉगिन है तो वो ओपन करके आज आपने बल्कि पहले शेयर कर दिया। ठीक है। वो रिस्क पहले फैक्टर, अगर किसी अगर को रिस्क फैक्टर होता है तो आप फिर कुछ वीक्स पे कराते हो। और अगर प्रीवियसली डायबिटीज होती है पेशेंट को जैसे डायबिटीज तो फिर आप किस में कराते हो? प्रीवियसली डायबिटीज हो तो 7वें वीक में 16 वीक पे फिर हम ओजीटीटी करते हैं। अगर किसी को पहले नहीं हुआ तो 24 to 28 वीक पे। ये कुछ डिफरेंस है, बुकिंग का भी है।
तो इसको नहीं प्लीज आप पास नहीं, मेडिसिन से प्रीवियसली अगर हुआ हो तो उसको फौरन बुकिंग पे कर लें। बुकिंग पे कराना होता अगर है, बिल्कुल। इसको आप जी निकालोगे पास मेडिसिन, अभी कोई लॉग इन करके जी जेस्टेशनल डायबिटीज का टॉपिक निकालो और इसको भेज दे। एक तो इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज में आपने ये डिफरेंस आता है कि बुकिंग पे कब कराना है आपने, और कब आपने रिस्क फैक्टर में आपने कब कराना है। ठीक है, एक जेएमसीक्यू डिफरेंस जो कि एक मिस्टेक हो सकती है जिसमें उसको सही से पता होना चाहिए कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है। रिस्क फैक्टर में आपके पास ओबीस पेशेंट हो गया, प्रीवियसली एक्लैम्पशिया प्री एक्लैम्पशिया की हिस्ट्री हो गई या इस टाइम पे हो गई उसको, तो 5-6 वो रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं। तो आपके पास पास मेडिसिन है, उसको निकालो, अभी कोई ग्रुप में अभी निकाल के शेयर कर दे पिक्चर। एक और मेरे ध्यान में तो हाँ, और दूसरा ये होता है कि HbA1c आपके पास इस पर टारगेट कितना होता है? HbA1c जो प्रेगनेंसी में तो टारगेट कम हो जाता है, वैसे 6.5% है। प्रेगनेंसी में ऐसा हम HbA1c का टारगेट नहीं रखते, क्योंकि HP पेशेंट की ड्रॉप करती है या बढ़ती है, कुछ डिफरेंस आता है कि उसकी फ्लक्चुएट करती है। बढ़ती तो ये है कि मेडिकेशन ले रहा होता है सेंगोबियान वगैरह, इसलिए। तो आपके पास HbA1c की रिलायबिलिटी कम हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसीलिए कहते हैं HbA1c हमेशा जो है ना, किसी भी चीज में हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि इस पेशेंट में हमें इतना कंट्रोल चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। कि जैसे मेरे अपने फादर थे, तो उनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते थे कि हमें इनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा कोमॉर्बिड्स है। तो उनको हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते भी नहीं थे कि उनकी 200 आईसीयू सेटिंग में हम लोग पेशेंट की 140 से 180 तक रखते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है ये। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट क्या होती है प्रेगनेंसी में, डायबिटीज की मैनेजमेंट क्या होती है? ये मैंने शेयर कर दिया मैम। इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें, अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ फिर इंसुलिन दे दें। कुछ हम्म। कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उससे नहीं हुआ फिर मेटफॉर्मिन, उसके बाद नहीं हुआ फिर इंसुलिन। ठीक है। अगर आपके पास जैसे अभी जो मैंने आपको पता है एडीए की न्यू गाइडलाइंस मैं आपको शेयर करना भूल गई थी, बल्कि मैं शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद आप लोग मुझे भी थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने पढ़ी नहीं थी, अभी आई है ये। इनिशियली आप क्या करते हो, सबसे पहले लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन कराते हो। अगर इससे नहीं होता तो फिर आप उसको कहते हो कि आपको इंसुलिन मेटफॉर्मिन का भी रोल है। ठीक है, इनिशियल उसमें ही ना, अगर नहीं होता इसे तो फिर आप इसमें डालते हो इसे इंसुलिन पे। लेकिन डायरेक्ट अगर पेशेंट को निडल फोबिया है तो फिर आप सल्फोनाइल यूरिया में ग्लिबेंट्लामाइड एक ऐसी ड्रग है जिसको दे सकते हो, या मेटफॉर्मिन भी दे सकते हो। और अगर पेशेंट का HbA1c इनिशियल एडमिशन पे 9 से ऊपर है, और फास्टिंग का भी कोई लेवल है, फास्टिंग ग्लूकोज मेरा ख्याल है 9 से ऊपर आ रही है, कुछ इस तरह की वैल्यूज दी हुई है पास मेडिसिन में, तो फिर आपने जो है ना डायरेक्ट पेशेंट को इंसुलिन पे डालना होता है। फिर आपने वेट नहीं करना होता कि आप डाइटरी मॉडिफिकेशन कराओ, ये चीजें कराओ। ठीक है। मैम इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज का। हम्म। फास्टिंग ग्लूकोज लेस देन 7, पहले डाइट एंड एक्सरसाइज आपने टारगेट 1 to 2 वीक तक रखना है। उसके बाद फिर ग्लूकोज स्टिल नॉट मेट, फिर जाके डाइट एक्सरसाइज और मेटफॉर्मिन। फिर उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो शॉर्ट एक्टिंग नॉट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और उसके बाद फिर एट द टाइम ऑफ द डायग्नोज फास्टिंग ग्लूकोज अगर 7 से ऊपर है तो हमने फिर इंसुलिन स्टार्ट करना है। अगर 7 का करना है। हम्म। हाँ, फास्टिंग ग्लूकोज 6 से 7 के दरमियान है, मतलब 6.9 तक है, तो हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं प्रीवियस। अगर हाँ, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मैक्रोसोमिया था, हाइड्रोएमनेसिस है, तो उसमें इंसुलिन शुड बी अपवर्ड। वेरी इसके गुड, अलावा सही। ग्लिसरीन शुड बी अपवर्ड फॉर वुमेन हु कैन नॉट टॉलरेट मेटफॉर्मिन, यानी जो मेटफॉर्मिन नहीं ले सकते उसमें लॉन्ग एक्टिंग ग्लेबिनक्लेमाइड, या जो जो इंसुलिन नहीं ले सकते, मेटफॉर्मिन नहीं ले सकते, उसमें फिर ग्लेबिनक्लेमाइड दे सकते हैं। गुड। ये अच्छा, और है। ग्लेबन क्लेमाइड नहीं, शॉर्ट एक्टिंग दे सकते हैं। ग्लेबन क्लेमाइड कंट्राइंडिकेटेड नहीं। नहीं, सल्फोनाइल यूरिया जैसे निडल फोबिया ना, किसी को जो कहता है मैंने नहीं लगानी इंसुलिन, तो फिर उसको आप ग्लीबेंक्लामाइड पे डाल दो। ये सल्फोनाइल यूरिया की नहीं, एक टाइप है। सल्फोनाइलूरिया में शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनाइलूरिया, लॉन्ग एक्टिंग का कोई फर्क नहीं है। नहीं, एज सच इसका होता है, वो भी होते हैं आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट एक्टिंग, लेकिन आपके वो पास ग्लीबेंक्लामाइड प्रेफरेबल होता है, सेफ, रिलेटिवली सेफ होता है फीटस के लिए, एज कम्पेयर टू अदर सल्फोनाइल वो यूरिया। अगर पेशेंट को वही जो निडल आपकी सीकेडी में आप मिक्स कर रहे हैं, वो सीकेडी में शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया देते हैं। उसमें, और उसमें भी अच्छा। आपके पास सीटाग्लिप्टिन, आप लीनाग्लिप्टिन प्रेफर करते हो, DPP4 नॉट, आप इसमें सल्फोनाइल यूरिया तो अवॉइड करते हो, क्योंकि पहले ही हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है ना पेशेंट को, तो इस वजह से। यहाँ पे हम बात करें जेस्टेशनल डायबिटीज की। ठीक है। जी मैडम। तो आपके पास जो है ना, यहाँ पे आपने इसी तरह ट्रीटमेंट प्लान लेके चलना होता है कि फास्टिंग ग्लूकोज अगर आपके पास जो है ना वो 7 से ज्यादा आ गई किसी भी टाइम पे,
तो बस आपने फौरी फौरी क्या कराना है, उसे इंसुलिन पे डालना है। लेकिन अगर 6.1 से 6.9 के बीच में आ रही है, फिर आप क्या करोगे, देखोगे कि कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है पेशेंट में, लाइक प्रीवियसली बेबी मैक्रोसोमिक तो नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी। अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है उसमें, तो फिर आप उसको इंसुलिन पे डालोगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज की बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है। कल हमने रीडिंग्स पढ़ी भी थी कि हमें कितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। फास्टिंग 92 से कम रखनी है, ठीक है। 1 आवरली कितने कंट्रोल, लाइक 1 आवरली आपने 150 स्पीड की और फिर 140 से कम, ये वाला इसमें था, ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल लेके चलना हो रहा होता है, तो इस वजह से इसमें आपने, और इसकी क्राइटेरिया भी जो है ना वो डिफरेंट था, कि इसमें डायग्नोसिस का क्राइटेरिया भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। तो मेरा ख्याल है वो जो हमारे पास नाइस गाइडलाइंस में ना, वो बेहतरीन है। वो वाली जो वैल्यूज है मैंने उनको ही रट्टा लगाया था एग्जाम में भी, वही हेल्पफुल होती है। एडीए भी उतनी ही है तकरीबन। मैम इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 5, 6, 7, 8 हमने याद किया था, फास्टिंग में 5.6 और 2 आवर में 7.8 इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, हाँ, 5, इसको 6, अगर 7, 8। कन्वर्ट भी करोगे ना उसमें, उसमें कन्वर्ट करके देख लेना इसको, जी ठीक है। मिलीग्राम पर डेज 18 से मल्टीप्लाई करके ना। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, लेकिन वैसे लेटेस्ट हमें देखनी चाहिए गाइडेंस, क्योंकि अभी आई है। पढ़ेंगे, वैसे मैं पढ़ूंगी किसी अभी, मतलब रात में पढ़ूंगी, फिर आपके साथ वॉइस नोट शेयर कर दूंगी अगर मुझे कुछ उसमें एडिशनल लगा ना, क्योंकि मैंने लेटेस्ट अभी पढ़ नहीं सकी, मुझे टाइम नहीं मिला। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 14 एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर टारगेट इन ए पेशेंट विद डायबिटीज। सेफ्रॉन वाला बिल्कुल ठीक है, सेफ्रॉन वाला भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने मिलीग्राम पर डेसीलीटर में दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसने 1 आवर जो है ना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल 140 दिया हुआ है, और 2 आवर्स जो है 120, ऐसा ही बनता है मिलीग्राम को, मिलीमोल को मिलीग्राम में अगर करोगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 14 है। इसमें व्हाट इज द ब्लड प्रेशर टारगेट इन ए पेशेंट विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, ये आपने जो है ना इसको आप जो है ना हाइपरटेंशन का कंट्रोल, हाइपरटेंशन का ना एक अच्छा सा टेबल बना हुआ है कि आपने हाइपरटेंशन को डायग्नोज कैसे करना होता है। मेरा ख्याल है मैंने आपको ये पढ़ाया था कार्डियो में। कोई बता सकता है कि कितना जो स्टेज 1 है उसको कब ट्रीट करना है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन को खाली हम सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और ये करा रहे होते हैं ना, डाइटरी मॉडिफिकेशन, लेकिन कब है स्टेज 1 को जब ट्रीट करना है, जब सीवीडी रिस्क कितना हो जाएगा। अच्छा, More ये than भी 10 आप लोग सीवीडी रिस्क नहीं है, वो सीवीडी रिस्क उसके लिए मैडम, वो इसमें भी लिफ्ट है, के लिए। इसमें भी है अच्छा हाइपरटेंशन, यही मैंने अच्छा। आपको टेबल शेयर किया था, मुझे याद पड़ता है मैंने आपको किया, या ये मैंने आपको कार्डियो में पढ़ाया था, ठीक है। स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन जब हमने ट्रीट करनी होती है, स्टेज 1, 2, 3। स्टेज 1 को आपने तब ट्रीट करना होता है जब सीवीडी रिस्क, अब मुझे सीवीडी रिस्क एग्जैक्टली याद नहीं है, इसमें 10% था या फिर 7.5, तो हमने हाइपरलिपिडीमिया वाला किया था। तो ये इसको आपने हाइपरटेंशन का टॉपिक निकालना है, सीएमडीटी से टेबल बना हुआ है, ठीक है। हाइपरटेंशन लिखोगे उसमें टेबल आ जाएगा, वो टेबल देख लेना, स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन डेविडसन में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, और इसमें भी कुछ कुछ चीजें डेविडसन और सीएमडीटी, वैसे मैंने खुद सीएमडीटी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो टॉपिक मुझे लेटेस्ट लगता था वो पढ़ती थी मैं, तो इसलिए मैं आपको ना सारी चीजें बता देती हूँ, जो सीएमडीटी या डेविडसन या जो टॉपिक जहां से मिलता है। इसी के साथ मुझे एक और चीज याद आई, डॉक्टर शाजिया पूछ रही थी, जब वो क्लास सुनेंगी तो वो देख लेंगी। आपने जो डाटा इंटरप्रिटेशन है कैसे पढ़नी है, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके पास ना पहले चैप्टर दिए हुए, जैसे पहले कार्डियो के क्वेश्चंस है, फिर एंडो के क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए, फिर एंड पे उनके आंसर्स दिए हुए, लाइक फिर कार्डियो जब सारे क्वेश्चंस, लाइक सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हो गए, फिर एंड पे आंसर्स हैं। चैप्टर लाइक कार्डियो के आंसर्स, फिर एंडो के आंसर्स, तरतीब से चैप्टर 1 अगर कार्डियो है तो फिर कार्डियो के आंसर्स चलेंगे। तो आपको ना इसका निकालना पड़ता है ढूंढ ढूंढ के, कि ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया कार्डियो का, तो मैं कार्डियो के आंसर्स में जाऊंगी उधर, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखूंगी उधर से। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे समझ आती है। आज जो ग्रुप पे हम डॉक्टर वहीद ने मेरा ख्याल है शेयर किया था, हाँ बिल्कुल, बिना एड्रीनल हाइपरप्लेजिया और एडिनोमा के डिफरेंस का टेबल बहुत अच्छा बना हुआ है इसमें ना, डाटा इंटरप्रिटेशन में, जिसमें वो स्टैंडिंग का भी बता रहे हैं, और 2-4 और पॉइंट्स भी हैं, जिसकी बेस पे आपको कभी कभी जो है ना MRCP2 वाले कैंडिडेट्स के लिए आ जाता है क्वेश्चन, कि आप जो है ना कैसे डिफरेंशिएट करोगे। उन्होंने दोनों ऑप्शन लिखे होते हैं, एडिनोमा भी हाइपरप्लेजिया भी, फिर आप उसी टेबल की बेस पे जहन में रखते हुए कि स्टैंडिंग सिटिंग और इसका क्या डिफरेंस था, और 2-4 और पॉइंट है, ठीक है। वो आप लोगों ने जरूर उधर से कर लेना, देख लेना, और पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। आप में से ना कोई अगर जब जो मैं बताती हूँ मतलब ये है कि उससे पढ़ता है, तो प्लीज वो वॉइस नोट भी शेयर कर दिया कर दे उसको बना के। अच्छा, ये आपने जरूर देख लेना इस तरह करके।
ठीक है, डॉक्टर नाजिया कह रही हैं कि उन्होंने देख लिया, 10% लिखा हुआ है। डॉक्टर नाजिया प्लीज हमें ग्रुप पे पिक्चर भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास टारगेट डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, तो प्रेगनेंसी में 135/85 से कम रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQ 15 है। 41 years old diabetic female with a BMI of 33. She wants some medication which can control her diabetes and weight, but she does not want injections. Which one of the following oral anti-diabetic is most likely to result in weight loss for the patient with diabetes? ठीक है, आपको पता है SGLT2 का इसमें रोल आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इसमें इसमें आपके पास वेट लॉस में SGLT2 और GLP-1। ये इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इसके भी, डेपा के और इसके GLP-1 के। तो ये अब जो लेटेस्ट है ना चीजें, तो ये इनको पसंद आती हैं। नेक्स्ट है, अच्छा हमारे पास कौन सा GLP-1 एगोनिस्ट है जो कि ऑरल फॉर्म में भी आ रहा है? वो लारा सीमाग्लूटाइड। लारा ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन होता है इनका, CPSP वालों का। ठीक है, अच्छा 16 MCQ हमारे पास है। 57 years old male with type 2 diabetes, approximately 15 years. You want to initiate insulin therapy today due to elevated HbA1c despite triple oral therapy. Which one of the following is the most appropriate initial? अब आपने इसमें क्या करना होता है, ग्लार्जिन मैंने आपको बताया था लॉन्ग एक्टिंग से स्टार्ट करते हो आप, बेसल इंसुलिन से या NPH से। तो इसमें आपके पास जो है ना वो ग्लार्जिन है 10 यूनिट्स एट द बेड टाइम। कल हमने मेथड निकाला था बेसल बोलस कैसे कैलकुलेट करना है। 17 MCQ हमारे पास है। which one of the following statement is most accurate describe one of the। ठीक है, अब इसमें जो डिटेल लिखी हुई है ना MCQ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के ना हमें MCQ आए थे लेकिन चेंज करके आए थे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन किसी ने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो उसको आसानी रहेगी। विजडम में भी इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या है, अब जब इसकी डिटेल देखते हो ना हम कि डायबिटीज के को कंट्रोल करने से और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने से क्या रिस्पेक्ट कम हो जाता है बॉडी के अंदर। अब आप देखो, इसको डिटेल में पढ़ो कि अगर आपके पास रिस्क ऑफ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जो कि हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोक होता है, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट जिसमें मतलब वो उसमें आता है, और हार्ट अटैक्स हो गए, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, उनको हम किस चीज से कंट्रोल कर सकते हैं? उसके कंट्रोल के लिए 3 चीजें हैं, हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग सेसेशन। ये अपने पास लिख लो, इसे हाईलाइट करके अलग से लिख लो। ठीक है, अब जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमारे पास ग्लाइसीमिक और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जैसा कि उसमें स्लाइड में दिया हुआ है। और आपके पास जो है ना ग्लाइसीमिक कंट्रोल से क्या होगा, मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कंट्रोल होगा। ठीक है, और जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि आई, नर्व, किडनी, उसके लिए ग्लाइसीमिक और ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अब आपने याद रखना है जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उसमें लिपिड का रोल ज्यादा है। देखो, हाइपरलिपिडीमिया और ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग सेसेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में ग्लाइसीमिक कंट्रोल एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, और हमारे पास जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल, खाली ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, वो मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको ये चीज पता होगी, अगर स्ट्रोक का आ जाता है खाली, वो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछते, तो उसमें आपके पास स्ट्रिक्ट कंट्रोल वो सबका लिखा होता है कि आपने ग्लूकोज कंट्रोल करनी है या फिर ब्लड प्रेशर, लिपिड कंट्रोल करना है। तो आप एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, लिपिड और ब्लड प्रेशर को प्रेफर करते हो। ये पास मेडिसिन में भी MCQ आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए माइक्रोवेस्कुलर के लिए शुगर का और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सुपीरियर है, मैक्रोवेस्कुलर के लिए लिपिड्स, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन के लिए ग्लाइसेमिक कंट्रोल। मतलब बाकी कंट्रोल तो चाहिए चाहिए, लेकिन ये हमारे पास प्रेफरेबल है। ये क्लियर है? ये अब आपको याद आया होगा, मुझे MRCP 1 में MCQ आया था जिसमें उन्होंने जो है ना माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बताई हुई थी, लाइक आई के फीचर्स थे सारे, और अब उन्होंने कहा था कि अब हम किस चीज को कंट्रोल करेंगे। उन्होंने सारी चीजें उठा के लिखी हुई थी, शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों का दिया हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने लिपिड्स का भी दिया हुआ था। तो उस टाइम पे MCQ में सब कंफ्यूज हुए थे कि क्या इसमें करना चाहिए। तो इस सैफरॉन ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसको डिटेल में। क्लियर है ये MCQ? मेटाबॉलिक के लिए सिर्फ ग्लूकोज कंट्रोल करना है मेरे। प्रेफरेबली है बेसिकली ना, अगर बाकी भी जी जी चीजें हमें चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आप ग्लाइसेमिक कंट्रोल के थ्रू ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, लाइक वो प्रेफरेबल है। अगर कोई एक ऑप्शन आता है ना, BCQ है ना बेसिकली, तो उसको प्रेफर कर लेना आपने। जी मैडम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ है
18. In addition to hypertension, which of one of the following has the highest prevalence in the early stages of type 2 diabetes? इसमें हमारे पास ओबेसिटी जो है ना, इसको आपने जो है ना वो करना है, ठीक है। अच्छा, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज हो जाती हैं। अब किसी को पता है कि डायबिटीज की स्टेजेस पे आ गई है? कोई बता सकता है क्या स्टेजेस हैं? ये एसआर के इंटरव्यू में मुझसे पूछी थी, किस स्टेज पे आके फुल फ्लैश डायबिटीज डेवलप हो जाती है? बेसिकली आपके पास स्टेज 3 पे फुल फ्लैश डायबिटीज, इसकी फेजेस हैं। एक आपके पास इनिशियली अडेप्टेशन है, बीटा सेल्स अडेप्ट करना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज मेरा ख्याल है अंडर कंपनसेशन, फिर 4-3 वाली ओवर कंपनसेशन। उस टाइम पे मैंने पढ़ी थी तो मुझे एग्जैक्टली याद थी। मैं आपको ना क्लास के बाद मुझे याद कराइएगा, ठीक है। ये आपने जो है ना मैं आपको शेयर कर दूंगी स्टेजेस ऑफ डायबिटीज। तो जो अब आपके पास जो है किस ड्रग का रूल आया जो कि 3 मंथ्स डिले कर देती है डायबिटीज को, कौन से लोग इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं? कौन बताएगा? टोसिलिज़ुमैब का जो है रूल आ गया इसमें, स्टेज 1 और 2 को डिले करके स्टेज 3 में ले आता है, मतलब ये स्टेज 3 में कन्वर्ट नहीं होने देता फुल फ्लेज डायबिटीज में। मेरा ख्याल है मैं आपको अभी ही शेयर कर दूं। कौन सा ड्रग है, नाम बता दो मेरे। टोसिलिज़ुमैब को प्रेफर कर रहे थे ना, और वेरापामिल का भी अब रोल आ गया। ये मैं आपको ना रिसर्च भेजती हूँ, ये मैं आपको ना भेज रही हूँ, डायबिटीज वाला भी और ये भी भेज रही हूँ। एक सेकेंड। 5 स्टेजेस हैं इसकी प्रोग्रेस में ना। ये मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दी है, ठीक है। स्टेज 1 कंपनसेशन, स्टेज 2 स्टेबल एडेप्टेशन, स्टेज 3 अनस्टेबल अर्ली डिकम्पनसेशन, स्टेज 4 स्टेबल डिकम्पनसेशन, स्टेज 5 में स्वेयर डिकम्पनसेशन। ये इसके साथ है, ठीक है। ये अब एग्जाम मुझे नहीं पता रिटर्न में है या नहीं, लेकिन जो है ना इसके लिए इम्पोर्टेंट था, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं चीजें। ये भी लेटेस्ट ही आया है, तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 19। Which one of the following is most prevalent in pattern of dyslipidemias in patient with type 2 diabetes? इसमें आपके पास क्या होता है? ट्राइग्लाइसराइड्स हाई होते हैं, हाई एलडीएल होता है और लो एचडीएल। 20 एमसीक्यू हमारे पास है, which one of the following is a risk factor for with more severe symptoms of diabetic neuropathy? इसमें आपके पास डिस्लिपिडीमियास, ठीक है, रिस्क फैक्टर होता है। अच्छा, 21 हमारे पास एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ न्यूरोपैथी? ये एमसीक्यू आप पूछते भी हैं क्लिनिकल शॉर्ट केस में। डिस्टल सिमेट्रिकल न्यूरोपैथी सबसे कॉमन है। इंशाल्लाह वो मैं आपको क्लिनिकल क्लास में भी पढ़ाऊंगी कि कैसे अप्रोच करना होता है। 22 हमारे पास है एमसीक्यू, 17 years old man with type 1 diabetes on insulin therapy presented with vomiting and feeling unwell. He has taken his full insulin dose because he has upper respiratory tract infection and was off food. His BRS 560 है, कीटोन्स उसके पॉजिटिव आ गए हैं, एबीजीज पे वही क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। अब इनिशियल पहले आपने सबसे पहले बोलस देना होता है फ्लड का डीके में। 23 हमारे पास है 62 years old female with a history of type 2 diabetes। अच्छा, मैं आपको बाबा बता रही हूँ, ये जो आप डीके की मैनेजमेंट और एचएचएस कर रहे हो, यही सिनेरियोज आते हैं टॉक्स में। समटाइम्स आपको टाइम नहीं मिलता। जैसे इस बार मेरे पास जो बैच था ना, उनमें से 2 बैचेस में जब स्प्लिट हुआ तो मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो ये था ना 20 डेज बाद टॉक्स और क्लिनिकल आ गया। तो जिसकी वजह से उनका टॉक्स तो निकल गया, क्लिनिकल मतलब नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि टॉक्स और क्लिनिकल की तैयारी आपके पास 20 डेज में हो जाए। तो उन लोगों ने टॉक्स पे फोकस किया, क्लिनिकल नहीं कर पाए, तो उन सबका टॉक्स तो निकल गया, वो क्लिनिकल उनका फंस गया। तो अब उन्हें नेक्स्ट साइड पे सोचा हुआ है, मतलब निकालना है। तो 20 डेज इसीलिए जो कहते हैं कि अगर आपके पास क्लिनिकल की तैयारी अपने, अगर आपके पास रिटन की तैयारी अच्छी है तो टॉक्स नहीं फंसता फिर। यही चीजें हैं उसमें भी। स्नैरियोज बहुत अच्छे हो जाते हैं, बाकी चीजें भी एडिशनल आपको करनी होती हैं इस चीज वगैरह। तो लेकिन जो आप थ्योरी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 23 62 years old female with a history of type 2 diabetes for 15 years presented with progressive altered sensorium for 3 days. Patient was taking her usual diabetes medication due to fever and urinary tract infections.
अब इसमें आपके पास 750 उसकी आरबीएस है, लैब्स वर डन जिसमें सोडियम भी बढ़ा हुआ आया हुआ है, और इसमें आपके पास 1+ कीटोन्स और पस्टल्स आ रहे हैं। ये तो आपके पास जब आप ऑस्मोलैरिटी निकालोगे एचएचएस वाला पैटर्न आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है ना वो एचएचएस में आपका करेक्टेड सोडियम हमने कहा था फॉर्मूला होता है, करेक्टेड सोडियम का फॉर्मूला कौन बताएगा? मैंने आपको वैसे तो कहा था कि वीकेंड पे आपने ये चैप्टर अपना रिवाइज करना है। हाँ जी, नहीं रिवाइज किया आप लोगों ने? करेक्टेड सोडियम का क्या फॉर्मूला था? कितना सोडियम कम होता था, कितनी आरबीएस बढ़ती थी? तो मैम 100 अच्छा, आरपीएस के साथ 2 कम 2 बढ़ जाता था, 2 बढ़ जाता। 2 आपके पास कम हो जाता था। हाँ ठीक है, आपने 2 मजीद ऐड कर लिया उसमें 100 पर। तो वो आपके पास जो है ना इसमें आपके पास जो है ना ये आपने फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, और ये आपके पास ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाटर डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था? हाँ जी, वाटर डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था? And weight into correction factor serum sodium over 140 minus 1. वेरी गुड, ठीक है। अब आपके पास हमने पहले इनिशियल फ्लर्ट ऑफ चॉइस ना एमसीक्यूज में नॉर्मल सलाइन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास में ये फर्स्ट फ्लर्ट में आपको सोडियम का लेवल पता ही नहीं होता, ये विजडम में एमसीक्यूज आए हुए हैं बहुत सारे जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें हाफ सलाइन दे या नहीं। इनिशियल फ्लर्ट आपके पास नॉर्मल सलाइन, उसके बाद आप सोडियम सोडियम देख के फिर करते हो कि हाफ सलाइन आपने कब देना है, फिर कितने लेवल पे देना है, कितना सोडियम हो जाएगा तो हाफ सलाइन देना है। ये रिवाइज कर लेना आपने, एसिड बेस बैलेंस वाला चैप्टर आपने जो है ना बस अब इस वीकेंड पे रिवाइज करना है हर हाल में। पता है मैं आपको बार बार पिछले वाले कैंडिडेट्स को भी मैं बार बार यही कहती थी कि आप रिवीजन जो है ना बेस्ट की है सक्सेस के लिए। आपने अभी नवंबर तक अपना सारा सिलेबस खत्म कर लेना, दिसंबर जनवरी आपका रिवीजन में जाना चाहिए हर हाल में। सेफ्रॉन पहली दफा में याद नहीं होती, ठीक है, दूसरी दफा में रिटेन होना शुरू हो जाती है जब आप दूसरी दफा करते हो। पहली दफा में तो आप मेरे साथ कर रहे हो, दूसरी दफा आप खुद कर रहे हो, जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ आपने रिवाइज किया, अब आपको तीसरी दफा करना होगा बेसिकली। तो तीसरी दफा में आपको चीजें रिटेन होना शुरू हो जाएंगी। तो सैफरॉन की कम अज कम 3 to 4 रिवीजन चाहिए होती हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग किस्म की। तो तब जाके सैफरॉन रिटेन रहती है। तो हर हाल में मैं आपको बाबा ये कहूंगी कि पास मेडिसिन कम अज कम 1 दफा कर लो, उस पर इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैफरॉन और विजडम को 3 से 4 दफा रिवाइज जरूर करो। आपने अभी पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, लेकिन रिवीजन नहीं की तो बस कोई फायदा नहीं है फिर। तो इसको आपने रिवाइज जरूर करना। 24 हमारे पास एमसीक्यू, और ये रिवाइज ऐसे नहीं करना, इसकी जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है उनको जरूर रिवाइज करना। 24 हमारे पास एमसीक्यू है। 47 years old lorry driver with a history of diabetes on metformin gliclazide came for review. HbA1c 7.9 है, his BMI 36. He is frustrated about his weight. What should be the best next step? अब आप इसमें आपको पता है आपने क्या ऐड कर देना। इसमें आपने ओबीस पेशेंट है, और ग्लिक्लासाइड इसमें वो कहते हैं कि आपने ग्लिक्लासाइड, हालांकि सल्फोनाइल यूरिया वेट गेन करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ओबीस पेशेंट विद पुअर कंट्रोल इस खाली ग्लिक्लासाइड स्टॉप करने से उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं इफेक्ट आएगा। यहाँ पे बेस्ट हमसे पूछ रहे हैं, तो हम जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं उसमें आप GLP-1 एनालॉग फौरी फौरी प्रेफर करो, या SGLT2। ठीक है, वरना हम सबसे पहले यही करते थे कि सल्फोनाइल यूरिया को स्टॉप कराते हैं। तो ये BC क्यों है, तो बेस्ट ऑप्शन देखना आपने। 25 MCQ है। 55 years old diabetic patient came for review before Ramadan. He is currently taking metformin twice daily. His HbA1c 6.8. What advice would you give? आपको पता है कि आप सहर के टाइम पे उसकी हाफ डोज और सनसेट पे फुल डोज देते हो। 26 कौन सी ड्रग्स हैं जिनको नहीं चेंज करना होता? मेटफॉर्मिन को चेंज नहीं करना है। नहीं, इसे तो चेंज कर दिया ना सहर के टाइम पे हाफ पायोग्लिटाजोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास 26 MCQ है कि 56 years old man who is diabetic on metformin 1 gram BD ले रहा था, और gliclazide MR 60 milligram. He self monitoring his sugar and values of previous month which shows high fasting blood sugar and normal postprandial sugars. HbA1c 7.9 which was 7.1 अब 3 months back. अब इसमें आपने क्या करना होगा, बेसल इंसुलिन डालनी होगी एट लार्ज इन एट द नाइट टाइम। ठीक है, इस पेशेंट को बेसिकली क्या है, डॉन फिनोमिनन आ रहा है। दो हमारे पास इफेक्ट होते हैं, डॉन फिनोमिनन और समोगी। डॉन में क्या होता है, आपके पास पेशेंट पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया अकर इन द अर्ली मॉर्निंग,
एंड ड्यू टू सम आफ्टर जो है ना वो ब्रेकफास्ट। स्मोगी इफेक्ट से जो है ना ये इस तरह डिफरेंट होता है कि इससे पहले हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता डॉन में। स्मोगी में आपने क्या करना होता है, इंसुलिन की डोज को कम करना होता है 2 यूनिट, और आपके पास डॉन इफेक्ट में आपने इंसुलिन को बढ़ाना होता है। फिर से जरा मैं बता दें, एक्सप्लेन कर लें। आपके पास जो डॉन फिनोमिनन होता है ना, इसमें आपके पास अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है ना इसमें आपके पास इंसुलिन बेसिकली आप कम लगा रहा होता है पेशेंट। तो डॉन फिनोमिनन में आपने इंसुलिन की डोज बढ़ानी होती है नाइट टाइम की, या ऐड करनी होती है। जो स्मोकी इफेक्ट है उसमें बीच में 3 AM पे पेशेंट को जो है ना वो क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब। तो जब वो सुबह उठता है ना तो उसपे आप पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है। तो इसमें आप मॉनिटरिंग करते हो डॉन और स्मोकी को डिफरेंशिएट करने के लिए। और अगर मिडनाइट या लेट नाइट लाइक 3 AM 2 AM पे पेशेंट हाइपो में जाता है तो ये स्मोकी इफेक्ट है। अब आपने क्या करना होता है, रात को इंसुलिन जो रात को इंसुलिन वो ले रहा है स्मोकी इफेक्ट में 2 यूनिट कम करने हैं, और डॉन फिनोमिनन में 2 यूनिट ऐड करने होते हैं। 27 MCQ हमारे पास है कि 58 years old female with type 2 diabetes presented with pain and stiffness। अब आपके पास बोथ हैंड्स, इसमें पूरी पेशेंट की जो ना वर्सनिंग ऑफ स्टिफनेस हुई हुई है, तो ये टिपिकल डायबिटिक कायरो आर्थ्रोपैथी का फीचर होता है, ठीक है। इसलिए आप कायरो आर्थ्रोपैथी के लिए प्रेयर साइन में कराते हो। 28 है, which of the following is true regarding dapagliflozin in use in patient with type 2 diabetes mellitus। मैंने आपको बताया था कि increases scope amputation, मेरे अपने फादर का मैंने अभी बताया था। 29 आपके पास जो है वो डायबिटिक पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज विद बायलैटरल लिम्ब स्वेलिंग। आपको पता है कि जो थायाजोलिडीन डायोन्स हैं ये आपके पास क्या कराते हैं, एडिमा को वर्स करते हैं, तो पायोग्लिटाजोन थायाजोलिडीन डायोन्स है। 30 MCQ टाइप 1 डायबिटीज के साथ आया, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया से। अब देखो हिमोलिटिक एनीमियाज हैं, HbA1c तो अनरिलायबल हो जाएगा। अब इस केस में आपने क्या कराना होता है, फ्रक्टोजामिन। फ्रक्टोजामिन जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता इससे, हिमोलिटिक एनीमिया से और इन चीजों से, ठीक है। तो फिर आप ये चेक करते हो इसको। 31 है, पेशेंट विद सीकेडी स्टेज 3B। हाँ जी, कौन सी स्टेज बनती है 3B में, कितना GFR हो जाता है, कौन बताएगा? स्टेज 3B ये 30 to 44। 45 30 to 30 to 44। 44। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। अच्छा, 30 to 44, हाँ स्टेज 4 में हो जाएगा, 15 to 29। अच्छा, इसमें अब आपके पास जो है ना आपने क्या करना है, प्रेफर्ड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ग्लाइसेमिक इन दिस कंट्रोल, फास्टिंग और रैंडम दोनों को कंट्रोल रखना है। 32 MCQ हमारे पास है, पेशेंट ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेटेड HbA1c। ये मैंने अभी बताया, हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज होता है। 34 आपके पास है, 65 years old, टाइप 2 डायबिटीज और मिक्स स्टार्ट। अब ले रहा था मेटफॉर्मिन और सिटाग्लिप्टिन, नोजिया, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल फुलनेस के साथ आया। He also complains that his blood sugar is too much unpredictable now, and sometimes it is more than 300 and sometimes इतनी फ्लक्चुएशन आ रही है। What should be the next step? अब देखो इसको जो है ना गैस्ट्रोपरेसिस डेवलप हुआ हुआ है, तो आप इसमें डोमपेरिडोन ऐड करते हो। अब इसमें जो है ना हमने गैस्ट्रो में चैप्टर पढ़ेंगे डोमपेरिडोन कब ऐड करना है इसमें गैस्ट्रोपरेसिस में, मेटोक्लोप्रामाइड कब ऐड करना है, एरिथ्रोमाइसिन का क्या रूल है, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि MCQ गैस्ट्रो के चैप्टर में आना है। 34 हमारे पास है कि किस कौन सी ड्रग को कब प्रेफर करना है, किसका जो है ना लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट और क्या है। 34 है, 55 years old female with a history of chronic nocturnal diarrhea not responding to antibiotics, same for advice। She is too much frustrated because she soils her clothes at night without awareness। Her stool analysis culture and over screening is negative। ये जो है ना डायबिटीज रिलेटेड डायरिया हो रहा है, डायबिटिक डायरिया बोलते हैं इसको। इसमें आपके पास लोपेरामाइड थेरेपी का रोल होता है। अच्छा, 35 MCQ हमारे पास है, 52 years old डायबिटिक, ICU में आया, स्फेयर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। यू स्टार्टेड विद इंसुलिन थेरेपी। मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपने इंसुलिन ICU में कितनी रखनी होती है, सॉरी RBS 140 to 180। अच्छा, 36 MCQ हमारे पास है, which one of the following condition is specifically associated with the presence of diabetes mellitus। एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस इसके साथ होता है। अब ये जो बाकी कंडीशंस दी हुई डायबिटीज के साथ, एम्फाइसेमेटस, कोलिसिस्टाइटिस और म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस तो आप लोगों ने बहुत केसेस देखे होंगे। अच्छा, 37 MCQ है, 57 years old diabetic on NPH और 20 units twice daily and 10 units of regular insulin
3 times daily, came for review for her uncontrolled fasting blood sugars. You advise him to monitor 3 blood sugar which is lower than. अब ये कौन सा इफेक्ट है? ये सोमोगी है मैडम, वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सोमोगी हम्म। Hypoglycemia midnight. 3 हाँ mm में इसका लो होगा, हाँ, तो इसमें आपने क्या कर देना, डोज कम जो करना है। इसकी, हाँ, डोज को कम करना है, या फिर आपने क्या करना है, जो नाइट टाइम इंसुलिन के यूनिट देखो सबसे कम कहाँ पे दिए हुए हैं, एनपीएच के 10 यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ पेशेंट को जो है ना वो आपने वो करने हैं, कम यूनिट देने हैं, और आपने डिनर टाइम पे जो है ना वो वाला कम करना है, ठीक है, या इंटरमीडिएट इंसुलिन डिनर टाइम पे एलिमिनेट कर दो, या उसकी डोज को रिड्यूस कर दो बाय सप्लाइंग मोर फूड, ठीक है। वो 20 ले रहा है तो आपने 10 यूनिट्स कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है एमसीक्यू 38। मैम उसमें 2 यूनिट कम नहीं करने थे? वैसे हम आप हम प्रैक्टिकल करते हैं ना वार्ड में, उसको तो हम 10 यूनिट मतलब लाइक 2-2 यूनिट कम कराते हैं, 2 यूनिट कम कराए, फिर पेशेंट को कहा कि घर जाओ और मॉनिटर करो, रात को जरूर मॉनिटर करना है 3 AM पे, और फिर बताना है, फिर वो लेके आता है, फिर हम कहते हैं नहीं अभी भी नहीं कंट्रोल हुआ, क्योंकि हम एकदम से बहुत कम नहीं करते। यहाँ ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, मतलब स्मोगी में आपने यूनिट ही कम कराने हैं, और डॉन में आपने इंसुलिन के यूनिट बढ़ा देने हैं। तो हम ऐसे करते हैं, स्मोगी और डॉन जो हम वार्ड प्रैक्टिस में कर रहे होते थे एंडो ओपीडी में, हम लोग ऐसे करते थे कि पहले हम डिफरेंशिएट करते थे कि स्मोगी है डॉन है, हम रात को 3 AM की मॉनिटर कराने के लिए भेजते थे, मतलब लाइक वो लेके आता था पेशेंट, फिर हमें पता चल जाता था ये डॉन फिनोमिनन, तो फिर हम 2 यूनिट मतलब बढ़ा के देखते थे, और अगर स्मोकी होता था तो 2 यूनिट कम कराते थे, फिर मॉनिटरिंग कराते थे, इस तरह करके उसके यूनिट एडजस्ट करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे चलते हैं। 38 MCQ है, young lady with type 1 diabetes for 12 years or insulin with diabetic nephropathy with creatinine clearance of 65 on enalapril came for opinion regarding pregnancy. What will you advise? आप में को पता है एस इनहिबिटर्स नहीं देने होते प्रेगनेंसी में, वैसे ही आपके पास नेफ्रोपैथी वर्सन हो जाती है प्रेगनेंसी में, ये एमसीक्यू विजडम में भी आता है, विजडम में बहुत पुअर रिकॉल के साथ आता है, जिसकी वजह से सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। विजडम को देख के आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना, विजडम में बहुत पुअर रिकॉल्स हैं, सेफ्रॉन ने उसकी आधे से ज्यादा रिकॉल्स जो है ना ये इसी तरह एमसीक्यूज डिस्कस करके ये दिए हैं, एग्जाम में कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं आता जैसा कि विजडम ने दिए हुए। विजडम से बस आपने आइडिया लगाना है कि एमसीक्यूज आए हुए किस तरह के हैं, जैसे साइकेट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, साइकेट्री के एमसीक्यूज विजडम ने बहुत सारे दिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 39 MCQ, 61 years old diabetic on metformin gliclazide, recurrent hypoglycemias हो रहे हैं, आपकी सीरम क्रिएटिनिन उसकी डिरेंज है, अब आपने फॉर इंसुलिन स्टार्ट करानी है और ऑरल एजेंट स्टॉप करा देना। अच्छा, अब आपके पास जो ग्लिक्लाजाइड है ये लीवर से मेटाबोलाइज होती है, और उन्होंने कहा ये आप स्टेज 3 में यूज कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती है जबकि स्टेज 4 आ जाए। 40 MCQ हमारे पास है, 27 years old female with type 1 diabetes on insulin treatment in this pregnant. अच्छा, she came for your advice during pregnancy and associated risk related to her diabetes. Which one of the following conditions has no effect on the fetal well-being? कीटोन यूरिया का कोई सच इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये एमसीक्यू आता होता है, ये एमसीक्यू विजडम ने भी बहुत बार दिया है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है उधर, तो ये देखो इसमें ये दिखाएगा, बाकी चीजें देखो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेंगी, कीटोन यूरिया ने क्या ही इफेक्ट कर लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू 41 है हमारे पास, 25 years old female with recurrent attacks of early morning fits with urinary incontinence for 2 months. Fasting blood glucose is below 50 for 1 week. Her C peptide and insulin levels are high. What is the diagnosis? इंसुलिनोमा, इसमें आपके पास टिपिकल इंसुलिनोमा और सल्फोनाइलूरिया के पेशेंट को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? दोनों ही मोटे होते हैं। हम्म, सब यूरिनरी सल्फोनियर यूरिया इंक्रीज वो करते हैं, दोनों में हाइपोमैलिया, दोनों में हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, इंसुलिनोमा में भी होता है, सल्फोनाइलूरिया में भी होता है। यूरिनरी C सल्फोनाइल peptide यूरिया level. ऐसे करेंगे, हम्म, यूरिनरी आपके पास 3 सल्फोनाइल चीजों के यूरिया। एमसीक्यूज आते हैं, 3 चीजों के आते हैं, या तो पेशेंट इंसुलिन ले रहा है बाहर से, ठीक है, आप एक्सोजीनस इंसुलिन का क्या होता है, सी पेप्टाइड का लेवल क्या हो जाता है? उसमें सी पेप्टाइड का लेवल कम हो जाता है। Decrease. हाँ,
सल्फोनाइल यूरिया और इंसुलिनोमा का सेम इफेक्ट होता है। सी पेप्टाइड ये सल्फोनाइल यूरिया इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आपने याद रखना है इंसुलिनोमा और सल्फोनाइल यूरिया का जो है ना ये एक एमसीक्यू में, दोनों एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं होगा। तो या तो उसकी कोई ड्रग हिस्ट्री या कोई इस तरह का बताया होगा कि फार्मासिस्ट है या कुछ इस तरह के, उसको इजी अप्रोच उसकी ड्रग की तरफ है, तब आप कर सकते हो। इंसुलिनोमा एक ऐसा ट्यूमर है जो कि वेट गेन कराता है, बाकी सारे जो ट्यूमर्स हैं वैसे वेट लॉस कराते हैं। इंसुलिनोमा का पेशेंट मोटा होता है। 42 MCQ हमारे पास है। 46 years old female with recently diagnosed diabetes mellitus with a history of weight loss despite adequate blood control. And she has developed pruritic rash involving her genitalia, upper thighs, which is progressively worsening. ये ग्लूकागोनोमा सिंड्रोम है जिसके साथ आपके पास क्या है, ये हिस्ट्री आती है सारी रैश की ना, माइग्रेटरी एरिथीमा। ये मैंने आपको एक टेबल डर्मा में बताया था कि डर्मा में आपने वो टेबल करना होता है, उसमें भी लिखा हुआ है ग्लूकागोनोमा के साथ माइग्रेटरी एरिथीमा होता है। 43 MCQ हमारे पास है। You want to start insulin therapy in type 2 diabetes, but he has injection phobia and wants to use inhaled insulin. अच्छा ये देखो, अब मैं आपको बताया था inhaled insulin जो है आपके पास recombinant regular human insulin administered as a powder for oral inhalation, लेकिन इससे पहले आपने लंग का फंक्शन देखना होता है। अल्फ्रीजा के नाम से आती है। अच्छा एक और, बल्कि मेरे पिछले दिनों सुपरवाइजर ने भेजा था, कोई ऑरल मेडिकेशन भी आ गई है इंसुलिन की टाइप 1 डायबिटीज में। मैं आपको भी सर्च करके भेजती हूँ। एल से उसका नाम शुरू हो रहा था कुछ। एक ये हमारे पिछले किसी किया था शुरू में जो था। वो प्रेमलिनटाइड था ना। एक और ड्रग है जो कि अप्रूव हो गई है, FDA अप्रूव है। मैं आपको देख के भेजती हूँ। ये पेराम्लिनिटाइड ओरल है मैडम? ये प्रेमलिनटाइड मुझे नहीं पता ये ऑरल है या क्या है, इसको नेट से सर्च करना। लेकिन जो ऑरल एक और मेडिकेशन अभी FDA अप्रूव हुई है 2023 में, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा है प्रामालिनिटाइड के अलावा है। हाँ न्यू आई है, 2023 में आई है। 44 हमारे पास है, which one of the following is not an absolute indication of insulin therapy in patient with diabetes। अब देखो बाकी सारी इंडिकेशन सेम है, लेकिन एक्रोमेगाली की लिए डायरेक्ट इंसुलिन की इंडिकेशन नहीं होती। अच्छा 45 MCQ है। 70 years old male with long standing diabetes presented with severe pain in his left thigh on examination mark wasting of his quadriceps। ये आपको पता है कि आपके पास डायबिटिक एमायोट्रोफी डेवलप हो गई है। डायबिटिक एमायोट्रोफी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ आपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना होता है। लास्ट MCQ आज का, which of the following is the early sign of diabetic retinopathy। माइक्रो एन्यूरिज्म अर्ली साइन है। अब हमारे पास, मैंने आई वाले चैप्टर में मेरा ख्याल आपको रेटिनोपैथी पढ़ाई थी। आपके पास एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती है, एक आपके पास न्यू है। आपके पास ट्रेडिशनल में मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ था कि बैकग्राउंड प्री प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव। बैकग्राउंड में आपके पास है HBM का निमोनिक, H से हार्ड एक्सुडेट्स, B से ब्लॉट हेमरेजेस, M से माइक्रो एन्यूरिज्म। ठीक है, और इसमें आपके पास फिर आगे आगे स्टेजेस चलती हैं, तो आपने जो है ना इसमें देखना होता है कि आपके पास हर क्वाड्रेंट में जो है ना IRM में इंट्रा रेटिनल जो मैक्रो एन्यूरिज्म और ये चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और टॉर्चोसिटी बढ़ती जाती है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्टेजेस में ये डिफरेंस होता है। स्टेज 4 हाइपरटेंशन में आपके पास पेपिलोडीमा आता है, डायबिटीज में आपके पास पेपिलोडीमा नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास जो है ना क्लासिफिकेशन आगे दी हुई है। मैंने इसको HPM का निमोनिक बनाया था, इस तरह याद किया था। HPN मैडम? HBM हार्ड एक्सुडेट्स, ब्लॉट हेमरेजेस, माइक्रो एन्यूरिज्म। ये अर्ली फीचर्स होते हैं। माइक्रो एन्यूरिज्म में सबसे कॉमन अर्ली फीचर है। फिर उसके बाद आपके पास किसमें आप जो है ना टाइप जो अर्ली है इसमें आप स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करोगे, लेकिन अगर पेशेंट को मैक्यूलोपैथी हो जाती है फिर इसमें अर्जेंट रेफरल करना होता है, इसमें लेजर थेरेपी के लिए। हम पुरानी क्लासिफिकेशन करेंगे या नई वाली? दोनों। ठीक है। ठीक है, अच्छा इसके साथ हमारा ये शुक्र है एंडो खत्म हुआ है। अब आप लोग पास मेडिसिन से क्या स्टार्ट किया हुआ है आपने? एंडो चल रहा है आजकल मैडम। एंडो चलो लास्ट कुछ मुश्किल रहता बस है। इस वीकेंड पे कर लेना, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है ना फिर अपना गेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैम इसमें ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसमें फिर जो स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं उसमें ड्यूरेशन कितने कितने अरसे तक का हाँ जी। रखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में जैसे ही वो डायग्नोज हुई है तब, और उसके बाद 10 ईयरली, और उसके बाद 10 ईयर्स के बाद 5 ईयरली कर लो। ठीक है, और बस फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद 1 ईयरली कर लेते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में जैसे ही डायग्नोज हुआ है तो 1 ईयरली कराना है। ठीक है,
टाइप 2 डायबिटीज क्योंकि आपके पास अक्सर प्रेजेंट ही डायबिटिक रेटिनोपैथी या नेफ्रोपैथी के साथ करना है। कल आयशा छुट्टी है वीकेंड पे, सैटरडे संडे ऑफ है, तो फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे कैस्ट्रो। ठीक है, चलो इसके साथ फिर हम सेशन एंड करते हैं। हाँ हाँ बताओ। मैम ये इंसुलिनोमा और सल्फोनाइलूरिया का क्या डिफरेंस था? इंसुलिनोमा और सल्फोनाइलूरिया की सेम पिक्चर आती है, लाइक आपके पास सी पेप्टाइड भी बढ़े हुए आएंगे क्योंकि सल्फोनाइलूरिया भी इंसुलिन बढ़ाती है, एंडोजीनस इंसुलिन रिलीज कराती है। एंडोजीनस इंसुलिन से सी पेप्टाइड भी बढ़ जाता है, इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। सल्फोनाइलूरिया वाला पेशेंट भी जो सल्फोनाइल एब्यूज होगा वो भी मोटा होगा, इंसुलिनोमा वाला भी अब्यूज मोटा होगा। सिर्फ एक इस बेस पे आप डिफरेंशिएट करोगे कि पेशेंट के जो है ना कोई फार्मासिस्ट या इस तरह की हिस्ट्री दी हुई होगी कि जहाँ पे अप्रोच टू सल्फोनाइलूरिया इजी होगी पेशेंट की। ठीक है, या तो दोनों ऑप्शंस में ये नहीं दिया हुआ होगा, इंसुलिनोमा और सल्फोनाइलूरिया एक साथ नहीं दिया होगा। और बाकी आपके पास जो एक्सोजीनस इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड कम होता है। इसी बेस पे आप डिफरेंशिएट करते हो कि एक्सोजीनस इंसुलिन ले रहा है या फिर सल्फोनाइलूरिया ले रहा है पेशेंट सी पेप्टाइड के लेवल पे। ठीक है, एंडोजीनस इंसुलिन या फिर आपके पास इंसुलिनोमा या फिर आपके पास सल्फोनाइलूरिया, ये सी पेप्टाइड के लेवल को बढ़ा देगा। हाँ जी बिल्कुल, हिस्ट्री बेस्ड और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए क्लिनिकली इंसुलिनोमा और सल्फोनाइलूरिया। क्लियर? कोई और क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। चलो फिर इसके साथ हम सेशन। हाँ हाँ मैम ये जो आपने बताया था कि जो फास्टिंग के और रैंडम के लेवल्स हैं, तो उसके लिए अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो 2 रीडिंग्स चाहिए, उसमें HbA1c की भी 2 रीडिंग्स चाहिए होती हैं? नहीं नहीं नहीं, आरबीएस या फास्टिंग की। HbA1c की 1 रीडिंग ही? हाँ HbA1c की सिर्फ 1 रीडिंग, 6.5 से ऊपर आ गया डायबिटिक है पेशेंट। जी चलें, ठीक, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि HbA1c 2 मंथ्स का ही है ना। लेकिन पहले कराने से पहले HbA1c क्लिनिकली पेशेंट को जरूर देख लेना चाहिए कि क्या उसमें HbA1c रिलायबल होगा ही नहीं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट जब डायग्नोस होते हैं उन्हें डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी डेवलप हुई होती है। तो ये चीजें बहुत जी ठीक। इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, जो हम पेशेंट्स पे बहुत उनकी मनी वेस्ट कराते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पहले देखने के लिए। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन किसी का? 6:20 6:15 हो ही जाते हैं हमारी क्लास शुरू करते करते, तो बस आप इतने ही अपने जहन में एस्टिमेट रखा करो। क्लास तो सिर्फ वीकेंड सैटरडे संडे ऑफ होगा, बाकी तो क्लास होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह मंडे से गेस्ट स्टार्ट करनी है। चलिए फिर मैम सेशन आप एंड करते हैं। MRCP हाँ के जी, जो क्लास है वो जरा बता दें। एमआरसीपी में ना मैं मगरिबी के टॉपिक वाइज निमोनिक्स हम टॉपिक ही डिस्कस करते हैं ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स आपके पास वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो ये होता है प्रॉब्लम कि आप एमसीक्यूज पास मेडिसिन इतना डिस्कस नहीं कर सकते। तो लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं वो निमोनिक्स के साथ इस तरह करते हैं। अगर आप में से जैसे आप ये कोर्स ले रहे हो तो वो मैं ऑलरेडी आपको निमोनिक्स टॉपिक वाइज शेयर कर ही देती हूँ, तो आप लोगों को तो ऐसे लेने का फायदा नहीं होगा, ये इसी तरह ही होगा, उसमें भी सारा कुछ ऐड। अच्छा, अगर हम साथ साथ ले रहे हैं तो हाँ, तो इसलिए आप लोग तो यही काफी, आप लोग इसी से ही अपने निमोनिक्स बनाओ सारा कुछ। ठीक है, चलिए फिर उसके साथ हम सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।